हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। यही चैप्टर आपको कई किताबों में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी मिलता है। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अलेव, अमित, अंगद, सौरभ, सुनील, आशीष, विष्णु, विश्वजीत, प्रवीण, करतार सिंह, इंद्रसेन, साक्षी, पीहू, मणिप्रकाश, फरमान, निशा। आप लोग ये बताइए कि लास्ट क्लास में जब हम देख रहे थे यूनिटरी फेडरल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के एकात्मक प्रावधान, उसमें कितने पॉइंट्स आपको लिखाए थे और लास्ट पॉइंट क्या था? एक बार ये आप लोग बता दें ताकि हम उसके आगे कंटिन्यू कर सके। अच्छा, आर्टिकल 312 आज बताना था सर। ओके, ठीक ठीक है, वही मैं पूछ रहा था। चलिए तो बात करते हैं। जो आई थिंक कितना पॉइंट लिखा आया था, लास्ट पॉइंट क्या था? आर्टिकल 249। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए तो बात करते हैं हम लोग इसके बाद। लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, जो यूनिटरी फीचर के अंदर आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 जो बात करता है क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या समाप्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या समाप्ति। ध्यान से समझिएगा, जैसे कोई ऑल इंडिया सर्विसेज है, मतलब कि जिसमें पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है, पूरे देश में एक रूपता की आवश्यकता है। ऐसे कोई अगर ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है तो कैसे होगा? अगर किसी ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज का अबॉलिशन करना है तो कैसे होगा, इसकी बात करें तो इसके लिए क्या होता है तो याद रखिएगा, जो इसके लिए राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से क्या करती है, एक रिजोल्यूशन पास करती है। इसके लिए राज्यसभा क्या करती है, 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है, तब जाकर के पार्लियामेंट किसी ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन या अबॉलिशन कर सकता है। याद रखिएगा, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से एक रिजोल्यूशन पास करे, एक प्रस्ताव पारित करे, तो पार्लियामेंट, तो संसद किसी ऑल इंडिया सर्विस को, किसी ऑल इंडिया सर्विसेज का, किसी ऑल इंडिया सर्विसेज का यानी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या समाप्ति कर सकती है। और वर्तमान में याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है 3 ही सर्विसेज जो है, जो कि आपका अखिल भारतीय सर्विसेज के अंदर है। एक है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफओएस। आईएफओएस है ना, इसका मतलब क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज।
ठीक है, अभी ठीक है साउंड। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसको बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसको बोलते हैं भारतीय पुलिस सेवा। और यह है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, या जिसे कहते हैं भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा, यानी कि सिर्फ यही 3 सर्विसेज हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, या फिर और भी कई तरह के सर्विस हैं, वो याद रखिएगा ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर नहीं आते हैं, है ना। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और जो इसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो आपके ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि ये 3 प्रकार की सेवाएं हैं ना, इसमें पूरे देश में एक रूपता की आवश्यकता है। अब यहां पर देखिए, ध्यान से चीजों को समझिएगा कि ये जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसका रिक्रूटमेंट कौन करता है? कौन करेगा इसका रिक्रूटमेंट? स्टेट करता है जी कि सेंटर करता है? यूपीएससी का एग्जाम किसके द्वारा कराया जाता है? सेंटर। इसको रिक्रूट करेगा सेंटर। इनका जो कैडर अलॉटमेंट है वो सेंटर करेगा। इसको अपॉइंट सेंटर करेगा। स्टेट बस क्या कर सकता है? इसका यूज कर सकता है। अब मान लीजिए कोई बढ़िया ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, ध्यान से समझिएगा, या कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो स्टेट गवर्नमेंट का बात ज्यादा सुन रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का बात ज्यादा सुन रहा है। सेंटर जो बार बार कह रहा है उसको इग्नोर कर दे रहा है, कह रहा है नहीं हम आपका बात नहीं सुनेंगे। सीएम के बात पे ज्यादा रहता है, तो सेंटर क्या करेगा? बाबू डीएम हम बना के भेजे हैं, एसपी हम बना के भेजे हैं, मतलब डीआईजी हम बनाए हैं, यहां से बहुत हमारा ही बात नहीं मानोगे, चलो ऐसा करो, आ जाओ डेपुटेशन पे, सेंटर पे आ जाओ, है ना। तो उसको डेपुटेशन पे क्या करेगा? सेंटर में बुला लेगा और जाकर के किसी मंत्रालय में क्या बना देगा? अंडर सेक्रेटरी वगैरह बना करके भेज देगा। चलिए अब बैठिए जाकर के इधर, बहुत डीएम गिरी और एसपी गिरी कर लिए आप। यानी क्या है कि देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर है वो काम तो कर रहे हैं स्टेट में, लेकिन उस पर भी किसका कंट्रोल है? उस पर भी कंट्रोल किसका है? सेंटर का। क्योंकि उसको अपॉइंट करना, उसको सस्पेंड करना, उसको डेपुटेशन पर बुलाना, है ना, उसको मतलब क्या, मतलब उसको कहीं पर भी एक मतलब क्या कर सकते, कभी भी चाहे तो सेंटर क्या कर सकता है? वापस बुला सकता है अपने पास। बात समझ में आ रही? इसलिए कहता है कि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स है, ये भी अबॉलिशन का मतलब उस पोस्ट को ही समाप्त कर देना विकेस, ठीक है। तो ये भी कैसा फीचर है? ये भी आपका एक यूनिटरी फीचर, क्योंकि यहां पर भी सेंटर क्या है आपका? स्ट्रांग है। केंद्र क्या है आपका? मजबूत है। बात समझ में आ गई? हाँ यानी बोलिए। चलिए तो अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पर, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया भारत का संविधान का यूनिटरी फीचर कौन कौन सा है और फेडरल फीचर कौन कौन सा है। कई बार आपसे पूछा जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स का जो गठन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, या ऑल इंडिया सर्विसेज का जो गठन है वो किस आर्टिकल के तहत है। हाँ, पूरे पोस्ट को ही समाप्त कर देंगे, है ना। बात समझ में आ गई? लेकिन इसके साथ याद रखिएगा एक है आर्टिकल 311। एक रूपता का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी आदित्य। पूरे देश में जो है हर राज्य में क्या होते हैं? डीएम होते हैं। हर राज्य में क्या होते हैं? एसपी होते हैं। बात समझ में आ रही है? हर राज्य के अंदर क्या होते हैं? फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब यूपी में कलेक्टर या डीएम होते हैं, केरला में कलेक्टर या डीएम नहीं होते।
वहां पर कलेक्टर डीएम की जगह पर कोई दूसरा पोस्ट है, ऐसा तो नहीं है। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटी हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। बात समझ में आ गई? पूरे देश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट, वहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं या एसएसपी होते हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल 311 भी कई बार आपसे पूछा जाता है। आर्टिकल 311 में क्या है? ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर या फिर स्टेट सर्विसेज, जो स्टेट सर्विसेज के जो ऑफिसर है या संघ की सेवाओं के जो अधिकारी हैं, ठीक, संघ की सेवाओं के जो अधिकारी हैं, स्टेट की सेवाओं के जो अधिकारी हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है आर्टिकल 311 के तहत। तो उनको आप ऐसे बेवजह सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, कारण होना चाहिए उचित, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक, हाँ, उसको किसी भी कंट्री में भेजा जा सकता, मतलब कंट्री के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य में सेंटर चाहे तो भेज सकती है उसको, यह है इसका मतलब। ठीक है, बिल्कुल मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते हैं, है ना। चलिए, यहां तक अब क्लियर है ना। अब हम लोग अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगला जो हमारा टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास, या इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। भारत का संवैधानिक विकास, पीडीएफ आपका क्लास के बाद मिल जाएगा सोनू जी, जैसे क्लास होता है उसके आधे घंटे बाद सपोर्टिंग पीडीएफ में आपको यह मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर जो हम लोग संवैधानिक विकास देखेंगे इंडिया का, वो दो फेज में देखेंगे। ठीक है, नॉर्मली देखिए उनका कैडर अलॉट होता है विकेस, है ना, जिस कैडर, जो कैडर अलॉट होता है उसी कैडर में वो क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन सेंटर चाहे तो उसको किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं, किसी भी स्टेट में। ठीक है, अब देखिए भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो इसको हम लोग दो फेज में देखेंगे। एक तो फेज वन, फेज वन वो है जब किसका रूल था, जब रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था तो उसको हम लोग फेज वन बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको पूरा लिख सकते हैं आप, ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सब पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री में, इसके बारे में सुना होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उस समय कौन कौन से कानून बने, ठीक है, क्या क्या कानून बना उसके लिए, तो अभी हम लोग देखेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उस समय जो कानून बनता है, याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज वन। यहां पर आपका कानून बना सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। कोई ये बता सकता है क्या कि जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हो रहा था, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट बना था 1773 में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एनीवन? कोई बता सकता है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके बाद की बात करते हैं, दूसरा है, इसके बाद आता है एक एक्ट बीच में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, समझिएगा। तीसरा याद रखिएगा, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
लॉर्ड नॉर्थ। वेरी गुड मिस बॉबी, बिल्कुल आपने सही बताया है। इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट को ना कई बार लॉर्ड नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है, या एक्ट ऑफ लॉर्ड नॉर्थ भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। हम लोग आगे बात करेंगे। याद रखिएगा, तीसरा जो कानून हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, पहला रेगुलेटिंग अधिनियम, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसको हिंदी में भी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 ही कहेंगे। इसके बाद यहां पर अगला एक्ट पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर अधिनियम 1793। फिर अगला भी है चार्टर एक्ट 1813, टोटल 4 चार्टर एक्ट थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 एंड इसके बाद पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। समझिएगा ध्यान से। ये अभी तक शासन किसका है आपको पता है? हमारे देश में 1857 तक, जब तक रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ है, तब तक हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। तब तक हमारे देश में किसका शासन चल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जो भी कानून बनाए जाते हैं हमारे देश पर शासन करने के लिए, उसे क्या है, उसे हम कहते हैं फेज 1 का कानून बोल रहे हैं। ठीक, किसमें क्या क्या बातें हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, वी विल डिस्कस, है ना, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, वो पहले, बहुत पहले का है वो जो है ना चार्टर एक्ट, वो एक्चुअली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ना अधिकार पत्र दिया था कि आप जाइए भारत में रूल करिए, वो आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के अंदर। ठीक है मिस बॉबी जी, यहां पर जैसे सवाल पूछा जाता है कि इस अधिनियम से, आपसे सवाल पूछ देंगे कि किस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपॉली थी भारत के अंदर ट्रेड पर, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भारतीय व्यापार के अंदर, भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली थी उसको पूर्णतः कंप्लीटली किस कानून के तहत समाप्त किया गया? इस तरह के सवाल बनेंगे। हाँ, चार्टर एक्ट हर 20 साल पर बनता था। हर 20 साल पर क्या होता था, पावर जो है ना या तो बढ़ाते थे या घटाते थे। और ये सारा कानून किसके द्वारा पास होता था? ब्रिटिश संसद के द्वारा पास होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास होता था। बात समझ में आ रही? हिंदी में भी बिल्कुल सेम है। एक एक कानून को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, क्यों आया, क्या पर्पस था कानून को लाने का, उसके क्या प्रावधान थे, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए, फिर हम लोग फेज 2 की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम चलेंगे, बात करेंगे फेज 2। फेज 2 में कौन कौन से कानून आए, और जो मेरा सवाल था कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा वो था चार्टर एक्ट 1833। नाउ फेज 2, रूल ऑफ क्राउन। रूल ऑफ क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन, यानी रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी जब ब्रिटिश ताज का शासन है। 1857 के बाद कौन शासन कर रही है? ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज का शासन। इस दौरान कौन कौन सा कानून बना? ब्रिटिश ताज का शासन। इस दौरान जो कानून बना, सबसे पहला याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और पता है इसी कानून को जानते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। करेंगे भाई, डिस्क्राइब करेंगे करतार जी, है ना। अभी बाकी सब छोड़ दे, बताइए पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट डिस्कस कर ले, क्रोनोलॉजी आएगी, पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसको समझिएगा तभी आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट समझ पाओगे, है ना, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। हाँ, आईपीएस हर जिले में होता है, ये हर पुलिस जिला जो होता है ना, हर पुलिस जिला में होता है। ठीक है,
पुलिस जिला भी होता है कहीं कहीं पर, जिला नहीं सिर्फ पुलिस जिला होता है, तो वहां पर भी होता है। इसको बोलता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद याद रखिएगा अगला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद, इसको बोलेंगे भारत शासन अधिनियम, इसको बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या इसको बोलता है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। और ये सब कानून जो है ना, ये सब एक्ट जो है ना, एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, चौथा हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909। और याद रखिएगा इसी अधिनियम के तहत भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, या फिर इसी को बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। भारत शासन अधिनियम 1909, इसी के तहत भारत में सबसे पहले क्या शुरू होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत होता है। और इसी कानून को जानते हैं किस नाम से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसी कानून को कहा जाता है। एंड माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है ना, कि मेरा सवाल है कि भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता किसे कहा जाता है। हाँ, भारत परिषद अधिनियम एक 1861 और एक 1892 में आया। अब यहां पर भारत शासन अधिनियम 1909, फिर आता है भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बाद आएगा भारत शासन अधिनियम, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें ली गई है, हमारे संविधान का जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है, यही है भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे ज्यादा चीजें यहीं से ली गई। ठीक, और बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक या सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, 1858 से 1857 के बाद ही 1858 में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के बाद, किस कानून के द्वारा, इसी कानून के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस डेवलपमेंट के दौरान जो सबसे लास्ट होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद हमारा देश आजाद हो जाता है। फिर हमारे देश के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है ना। इसके बाद हम लोग फिर प्रवेश कर जाएंगे भारतीय संविधान निर्माण के प्रक्रिया की तरफ। अब एक एक करके इन कानून को, इस एक्ट को हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है। जो फेज 1 के जो भी कानून है, क्यों आया, क्या पर्पस था, क्या प्रोविजन थे, है ना। और इसके बाद जब फेज 2 में आएंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे एक एक करके कि ये कानून जो है क्यों आया, क्या पर्पस था, है ना। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक मिनट, आप लोग लिखिए इसको। फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे।
किसी को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हो, है ना। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप बता दीजिए। हाँ वही मंगवाया है, गुनगुना पानी। अच्छा, नहीं आया, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें ऐसा समझने जैसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आया, है ना। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया फिर आपको आगे चीजें समझ में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अब हम समझते हैं क्या है इसमें समझने जैसा। क्या मैंने क्या बताया है कि भारत में जब शासन हो रहा है, एक तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, वो कब तक कर रही है? जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है 1857 तक। 1857 के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन जो है ना, ब्रिटिश ताज शासन करने लग जाती है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उस दौरान भारत पर रूल करने के लिए उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ कानून पारित किए, ब्रिटिश संसद ने कुछ कानून पारित किए। और वो कानून कैसे थे? ये सब कानून जो है कब पारित हो रहे हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। किसके शासनकाल के दौरान? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ, फिर पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, ये सभी कानून पारित हो रहे हैं। इसके क्या प्रोविजन अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया है ना। इसके बाद की बात कर रहे हैं तो दूसरा जो है, जब 1857 में युद्ध होता है, किसका? 1857 का जब रिवॉल्ट होता है, विद्रोह होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट भगा देती, कहती है चलो अब तुम्हारा क्या है, यहां पर शासन नहीं करोगे तुम, अब तुम सिर्फ क्या करोगे? बिजनेस करोगे, यहां पर ट्रेड करोगे, यहां पर ठीक, सिर्फ व्यापार करोगे यहां पर। अब रूल करने का काम नहीं, रूल हम खुद करेंगे। और जब ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश ताज ने जब अपने हाथ में शासन लिया, तो उस दौरान उन्होंने ये सभी कानून पारित किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये सब पारित किए हैं। टोटल 7 कानून। अभी इसमें क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है। और इसमें तो समझने जैसा अभी कुछ है ही नहीं। बताइए क्या दिक्कत है? आप आ गई बात समझ में? अब इसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग, है ना। आखिर इसका क्या बैकग्राउंड था? जो सबसे पहला कानून आता है, इसका क्या बैकग्राउंड था हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता है इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। कहां पर? ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया इसलिए पड़ा क्योंकि आप जब पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे, इंडिया आपको नजर आएगा पूरे वर्ल्ड के मैप में, ईस्ट में नजर आएगा इंडिया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मैप में ईस्ट में था। और वहां पर इंडिया में ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन एक कंपनी बना रही है। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन में बन रहा है। 1600 में उसकी स्थापना हुई और वो क्या होता है, 1608 में इंडिया आता है। 1608 में इंडिया आया तो उसको क्या दिया गया? उसको चार्टर दिया गया, है ना। कि मतलब चार्टर मतलब उसको अधिकार पत्र दिया गया कि आप जाइए बिहार, मतलब भारत में जाकर के आप धंधा करिए, बिजनेस करिए। अरे जैसे मान लो भारत की कंपनी है कोई, रिलायंस है। अब भारत सरकार रिलायंस को दे दे अधिकार पत्र कि आप जाइए इस देश में जाकर के आप शासन करो, मतलब क्या करो? बिजनेस करो। एक तरह से भाई है। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और यहां पर आकर के शासन करना शुरू करती है। लगभग 150 साल के आसपास जब शासन करती है, ठीक है, 150 साल के आसपास जब शासन करती है, लगभग 1757 की बात है। अब उनको क्या चाहिए होता है? अब उनको चाहिए होता है कि वो देखते हैं यहां पर आकर के यहाँ के जो रूलर्स हैं ना उस समय, अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहीं से आप मैन मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करोगे। तो वो जब आता है ना उस समय ब्रिटिश जो मतलब आपका मुगल डायनास्टी है, मुगल वंश जो सबसे लास्ट वो चल रहा है ना, मुगल वंश जो है वो अपने पतन पर था, धीरे धीरे पतन पर चल रहा था, क्योंकि वो रूलर्स, इंडिया के जो रूलर्स थे, इंडिया के जो शासक थे, वो अपने आप में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। हर एक महीने में कोई ना कोई बैटल, हर एक महीने में कोई ना कोई युद्ध। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? उन रूलर्स को क्या करते थे? भैया हम सेना देंगे, हमारे तरफ से सेना ले लो, हम तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे, जो भी चार्ज होगा वो चार्ज हमको दे देना, हम तुमको जिता देंगे। यही करता था। अगर नहीं तो क्या होता था? जाकर के मतलब जैसे मान लीजिए किसी के साथ लड़ा, जीत गया, जाकर के ये ट्रीटी साइन कर कि अब हम तुम्हारा जो पूरा सिक्योरिटी हम देखेंगे, उसके बदले तुम हमारी सेना को सैलरी दोगे, ठीक। तो हम लोग जब बात करते हैं यहां पर, उनको लगता क्या है उनको लगता है कि भारत के अंदर रूल करना बड़ा आसान है, शासन करना बड़ा आसान है, और इसके लिए वो एक युद्ध लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। कहां पर? याद रखिएगा, बंगाल के पलासी नामक जगह पर। कब? तो याद रखिएगा 1757 में, जिसे नाम दिया गया बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी ये किसके किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच? नवाब ऑफ बंगाल। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? मीर कासिम, सॉरी सिराजुद्दौला, नॉट मीर कासिम, नहीं, मीर कासिम तो अभी आगे आएगा। कौन था? सिराजुद्दौला। और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे हैं कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से समझिएगा, आखिर ये क्यों आ रहा है कानून, ये समझ में आएगा आपको। फिर यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन लीड कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा है। और यहां पर सिराजुद्दौला जो है, इधर है नवाब ऑफ बंगाल है, इनके बीच में क्या होता है? ये युद्ध होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है इस युद्ध में? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है? जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन दिस बैटल। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन दिस बैटल। पूछा जाता है आपसे कि जब 1757 का बैटल ऑफ पलासी हुआ था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड किसने किया था युद्ध को? तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और रॉबर्ट क्लाइव को इसका अवार्ड भी मिलता है। जब ये युद्ध जीता तो रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। ये बंगाल के पहले गवर्नर नियुक्त होते हैं, याद रखेंगे, अभी हम आगे लिखाएंगे आपको। मान लीजिए एक बार युद्ध जीत गया तो इसका मनोबल बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, अरे अब हम तो मतलब अब पुलिस भगवान है ना। फिर ये क्या करता है? 2, 3, 5, 6, 7 साल रुकता है, और 6-7 साल रुकता है तो फिर उसके बाद जाकर क्या करता है? ये एक और युद्ध लड़ता है। कब? इन 1764। 1764 में ये जो युद्ध लड़ता है उसका नाम है क्या? बैटल ऑफ बक्सर। बिहार में एक जगह है बक्सर, यूपी और मतलब बिहार का एक तरह से बॉर्डर कह लीजिए। वहां पर एक युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर। और ये जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है, वहां पर एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और एक तरफ कंबाइंड आर्मी होती है, एक तरफ सम्मिलित सेना होती है, ठीक है। तो यहां पर 1764 में क्या होता है? फिर से एक युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। और ये किसके किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड आर्मी। किसके किसके कंबाइंड आर्मी?
एक तो यहां पर याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल एम्पायर हैं, शाह आलम द्वितीय, इनकी कंबाइंड आर्मी थी। नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी है यहां पर। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर लीड कौन कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को याद रखिएगा हेक्टर मुनरो। कौन लीड कर रहे हैं? हेक्टर मुनरो लीड कर रहे हैं, पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। हाँ, प्लासी एक प्लेस है बंगाल में, गोलू जी, प्लासी एक जगह है, कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो याद रखिएगा यहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर भी क्या होती है? युद्ध जीत जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है भाई साहब देखो, शासन वासन आप लोग करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, रूल वगैरह तुम लोगों को करना है कर, हमें क्या चाहिए? हमें रेवेन्यू का पावर दो। ये जो रेवेन्यू तुम लोग वसूलते हो ना, पैसा जो वसूलते हो, टैक्स जो लोगों से लेते हो, वो टैक्स वसूलने का पावर अब हमको दो। अब मरता क्या ना करता, हरा दिया है युद्ध में, ताकतवर है। अब कह रहा है कि भैया ये छोटा मोटा ये शासन वासन करना ये हम नहीं करेंगे, तुम ही लोग करो शासन वासन, लेकिन जो ये रेवेन्यू वसूलने का जो अधिकार है ना, दीवानी राइट, यह हमें दे। और इसके लिए ये लोग मिलते हैं एक जगह पर, कहां? इलाहाबाद में, जो वर्तमान का प्रयागराज है। और प्रयागराज में 1765 में एक ट्रीटी साइन होता है। 1765 में एक ट्रीटी साइन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बारे में आप लोग डिटेल में बात करोगे, डिटेल में पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर। यहां पर बस मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं ताकि बैकग्राउंड आप समझ में आ जाए आपको। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, या जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि ये किसके किसके बीच हो रहा है? तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम द्वितीय के बीच। और किसके बीच? शाह आलम द्वितीय के बीच। शाह आलम द्वितीय उस समय क्या थे? ये आपके मुगल एम्परर हैं, मुगल बादशाह हैं। और याद रखिएगा यहां पर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस ट्रीटी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को किसकी किसकी दीवानी राइट मिल जाती है? तो बिहार, बंगाल, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट का मतलब क्या? दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार मिल गया क्या? कि वहां पर लोगों से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। ठीक, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया इनको। ठीक, इतना बात होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। 1770, अब ये यहां पर क्या कर रही है? इन क्षेत्रों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में क्या कर रही है? अपना दीवानी राइट इसको मिला हुआ है। बाकी इनके 3 प्रेसिडेंसी भी हैं, मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी है इसका। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1770 के आसपास इंडिया में क्या आता है? भयंकर वाला अकाल आता है। ठीक, और उस अकाल के बाद यहां पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं, काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और फिर भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहां के लोगों का शोषण करती है, यहां के किसानों का भरपूर शोषण करती है। कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर कि यहां पर लोग मर रहे हैं अकाल से। वो कहती थी हमें भैया मतलब रेवेन्यू दो, मतलब दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये तो एक अलग बात थी। दूसरा, ये जो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्राइवेट कंपनी, ऐसा कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी है। अब ये जो प्राइवेट कंपनी के जो लोग यहां पर आते थे, नहीं कहते हैं जो रोटी जिसको खाने के लिए नहीं था, वो जब कंपनी से काम करके वहां जाता था, एकदम रोज चल रहा है, बटर चिकन चल रहा है, रोज एकदम मटन कोरमा चल रहा है। पहले रोटी खाने का वो नहीं था वो सबके पास।
मतलब आखिर ऐसा क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में आके ऐसा उसको क्या मिल गया? तो लोग पूछता था क्या ऐसा क्या कर दिया भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में जाकर के वहां के इंडिया में। तो पता चला कि ये जो कंपनी के एम्प्लॉय थे ना, वो भयंकर वाले भ्रष्टाचार में लिप्त थे, खूब भ्रष्टाचार कर रहे थे, खूब करप्शन कर रहे थे। ठीक है, और यहां से खूब पैसा कमा के भ्रष्टाचार करके अपना भेज रहे थे। ठीक, 1770 के बाद ब्रिटेन में पीएम बदलते हैं और वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, याद रखिएगा, एक लॉर्ड नॉर्थ। 1773 में लॉर्ड नॉर्थ बनते हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर। और लॉर्ड नॉर्थ क्या करते हैं, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्यों को देखने के लिए, बिना ईस्ट इंडिया कंपनी को बताए, एक चुपचाप वो जैसे पावर में आता है वो कहते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा है भाई साहब, इस झोल को हमें देखना पड़ेगा आखिर है क्या। तो वो क्या करती है, चुपचाप गुप्त रूप से एक सीक्रेट कमिटी का गठन करती है ब्रिटेन में। हाँ, ब्रिटेन में पीएम चेंज हो रहे हैं, जैसे लॉर्ड नॉर्थ आते हैं एक वो सीक्रेट कमिटी का गठन करते हैं कि आखिर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी देखिए, आखिर क्या चल क्या रहा है इसमें। दूसरा, यहां पर ये सीक्रेट कमिटी का जो गठन हो रहा है वो क्यों, क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को खुला छूट यहां पर है कि धंधा करो जाकर के, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाकर के कर्जा मांग रही है। कह रहा है कि मालिक हम लोग ना लॉस में है, घाटे में है, हमको ना 5 लाख पाउंड कर्जा दे दीजिए, है ना, लोगों को वेतन देना है, एम्प्लॉय को ये देना है वो देना है। मतलब ब्रिटिश सरकार सोच रही है अरे क्या चल रहा है यहां पर आखिर, कि एक तो मतलब इसके लोग जो हैं मतलब क्या है, ये तो लोगों को यहां पर अकाल में लोगों का भरपूर शोषण कर रही है, दूसरा इस कंपनी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और तीसरा ये आकर के हमसे क्या कर रही है, कर्जा मांग रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चेक करिए। जब चेक किया गया तो पता चला कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तो लोगों का भयंकर शोषण कर रही है, कंपनी के लोग जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इसके कारण जो है कंपनी किसमें है, घाटे में चल रही है। तो ईस्ट इंडिया, तो ब्रिटिश सरकार को लगा नाउ वी हैव टू रेगुलेट दिस कंपनी। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। और इसलिए उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे शासन करेगी उसको अब हम यहां से रेगुलेट करेंगे। शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम कानून बनाएंगे। और सबसे पहला कानून पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्योंकि ये लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में पारित हुआ था, इसलिए इसे एक्ट ऑफ लॉर्ड नॉर्थ भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखें। क्लियर, बात समझ में आ गई। यहां पर हिस्ट्री क्या है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब देखिए मैं देखिए कई तरह का बिजनेस था मन्नू जी, कपास का बिजनेस था, है ना, मतलब जो कपड़ा का बिजनेस है, नील का बिजनेस था, कई तरह का, कलर का बिजनेस, कई तरह के बिजनेस थे। अब इसके बाद की बात करते हैं, तो पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, फिर हम चलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को स्टार्ट करेंगे। यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जहां से भरपूर सवाल बनते हैं, पहले आप उसे याद रखो। सबसे पहला याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम याद रखिएगा, कौन थे, उनका नाम याद रखना, लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव नहीं, कई बार पूछा जाता है बंगाल में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत किसने करी है, बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत किसने करी है, तो याद रखिएगा वो भी लॉर्ड क्लाइव नहीं करी है, लॉर्ड क्लाइव। लेकिन अगर आपसे पूछे हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर आपसे पूछा जाए हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग।
इसमें क्या फर्क है इन सब में आगे आपको समझ में आएगा। जब हम ये कानून पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा क्या चेंजेस हुए इसमें। इसके बाद बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, याद रखिएगा। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं मिथिलेश जी। ये रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो है ये कब बन रहा है? 1757 में। जो लॉर्ड वारन हेस्टिंग है ये कब बन रहे हैं? ये बन रहे हैं लॉर्ड वारन हेस्टिंग कब बन रहे हैं? ये बन रहे हैं आपके 1773 में। ये कब बन रहे हैं? 1833 में। ये कब बन रहे हैं? 1858 में। ये सब आपको बताया जाएगा जब हम आगे चीजों को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? प्रतिभा जी अब समझ में आ रहा है आपको? और एक बालिका थी, बच्ची थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? इंग्लिश में समझा नहीं आ रहा सर जी, आ रहा आएगा, है ना? इंग्लिश में भी समझा आएगा, चिंता मत करो, है ना? करते रहो। लास्ट तक में ना तुम लोग कहोगे सर अंग्रेजी समझ में आता है, हिंदी तो कम समझ आता है ना? धीरे धीरे चीजों में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा आपको, है ना? ठीक है, आएगा समझ में सब। कुछ टर्मिनोलॉजीज बाबू ऐसे हैं, है ना, जो कि अंग्रेजी में रहते हैं, उसका हिंदी नहीं है, तो उसमें मैं मतलब कुछ नहीं कह सकता हूं। और ये नाम के आगे लॉर्ड क्यों लग रहा है ये भी बताएंगे। लॉर्ड, इनके मतलब नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वाई लॉर्ड नॉर्थ, है ना, वाई लॉर्ड क्लाइव, वाई लॉर्ड वारन हेस्टिंग, क्यों लॉर्ड है? क्या इनको भगवान का दर्जा मिलता था क्या वहां पर? नहीं। एक्चुअली क्या होता था कि ब्रिटिश जैसे हमारे देश के अंदर समझिए एक क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है ना, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट। उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में याद रखिएगा एक क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे लोकसभा है ना, उसी तरह क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर। जैसे हमारे देश में राज्यसभा है ना, उसी तरह वहां पर क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर होते थे ना, उसके नाम के आगे लॉर्ड लगता था। जैसे हमारे देश के अंदर कोई एमपी है, नहीं, एमपी साहब हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं। उसी तरह जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर होते थे वहां पर, जो वहां का अपर हाउस था, उसके मेंबर्स को क्या कहा जाता था? उनके मेंबर्स के नाम के आगे क्या लगता था? लॉर्ड लगता था। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ, है ना। आगे के पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, और कल एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कल हम लोग काफी एक्ट वगैरह देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।